ओके, तो अभी हमारे सामने जो चैप्टर है ये है एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन। और इसको हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। और सबसे पहले इसमें कुछ जो लेक्चर 1 है, और आज की क्लास में लेक्चर 1 हो जाएगा पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सॉल्यूशन है ये क्या है, ये होमोजीनियस मिक्सचर है। किसका? 2 और मोर सब्सटेंस का। और जो कंपोनेंट है इसके वो बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं जनरली। कंपोनेंट यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ये दो कंपोनेंट है। ठीक है ना, ये बाइनरी का मतलब अगर दो ही है, कंपोनेंट दो ही है तो ये बाइनरी है। तीन होते हैं तो टर्नरी होता है ये। तो रेफर एज सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट इज दैट, आमतौर पर सबकी धारणा है, वैसे मानते हैं, मोस्टली ये बात ठीक भी है। यूजुअली आमतौर पर हम बोल सकते हैं कि सॉल्वेंट वो होता है जो सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होता है लार्ज अमाउंट में। ठीक है ना, बाय मास देन द अदर कंपोनेंट, इसे बोलते हैं आप क्या? सॉल्वेंट। तो जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है वो सॉल्वेंट है, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है वो सॉल्यूट है। लेकिन ये 100% बात सच नहीं है। इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो आगे आपको सीखनी होंगी, आने वाली है, इसी में आ जाएगी। सॉल्यूशन इन वाटर को कहेंगे हम एक्वस सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन अदर, अगर पानी की जगह कुछ और है तो हम इसको क्या कहेंगे? सॉल्वेंट। अगर मान लो सॉल्यूशन में पानी, सॉल्यूशन जो है उसमें वाटर एज ए सॉल्वेंट है तो एक्वस सॉल्यूशन, और इसमें वाटर सॉल्वेंट नहीं है तो इसे कहते हैं हम नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है ना, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो अभी हमने जो पढ़ा वो जस्ट इंट्रोडक्शन था। और जो इंटरेस्टिंग बात ये थी कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, कौन होगा कौन नहीं होगा। अभी तक तो हमें पता है कि जो ज्यादा अमाउंट में होता है वो सॉल्वेंट होता है, और यूजुअली हम इसको मानते भी हैं। लेकिन तब क्या करोगे जब 50% सॉल्यूट होंगे और 50% सॉल्यूशन होंगे, सॉल्वेंट होंगे, तब क्या करोगे? अब तो कोई ज्यादा अमाउंट में भी नहीं है, तो उसके लिए जो हम देखेंगे आगे पता लगेगा इसके बारे में। और वाइवा होता है तुम्हारा प्रैक्टिकल के बाद, तो उसमें ये चीजें पूछते हैं कि डिस्टिंग्विश करके दिखाओ सॉल्यूट और सॉल्वेंट में फर्क क्या होता है। ठीक है ना, जैसे बताओ टेम्परेचर का इफेक्ट मोलैलिटी पे होता है, मोलैरिटी पे होता है, ये सब आपके वाइवा में पूछे जाते हैं। अगर टाइप ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूट सॉल्वेंट में गैसियस सॉल्यूशन उसे बोलते हैं जिसमें सॉल्वेंट क्या हो? गैस हो। ठीक है ना, ये सॉल्वेंट गैस हो। और जो लिक्विड सॉल्यूशन है जो इस चैप्टर में हम बहुत ज्यादा पढ़ने वाले हैं वो होते हैं जिसमें सॉल्वेंट क्या हो? लिक्विड हो। तो गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, कुछ कुछ आपको याद आ रहा होगा। ऐसा हमने चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री में भी किया था, उसमें सोल बनते थे या सॉल्यूशन बनते हैं। तो लिक्विड इन लिक्विड में जैसे इथेनॉल को पानी में डाल दें, ठीक है ना। सॉलिड इन लिक्विड जैसे सुक्रोज को या सॉल्ट को पानी में डाल दें। और गैस इन लिक्विड तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड, सोडा वाटर, ठीक है ना, इसको कहाँ डाल दें हम? पानी में डाल दें। अच्छा, और आगे की अगर बात करें तो सॉलिड सॉल्यूशन वो होंगे जिसमें सॉल्वेंट आपका क्या होगा? सॉलिड होगा। ऐसे भी होते हैं, जैसे लिक्विड इन सॉलिड की बात करें तो मर्करी विद सोडियम, इसी को तो बोलते हैं। मर्करी सोडियम में डाल दे तो इसे बोलते हैं अमलगम, यही नाम होता है, अमलगम। अच्छा, गैस इन सॉलिड ये आपने पढ़ा था सरफेस केमिस्ट्री में, क्या? एडजॉर्प्शन ऑफ गैस। कहां पर एडजॉर्ब होती थी गैस? पैलेडियम पे, जैसे हाइड्रोजन पैलेडियम पे एडजॉर्ब हो गई। आगे की बात करें तो नेम ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉल्वेंट। जैसे लाइक डिजोल्व, लाइक के बारे में आप पढ़ चुके हो भाई। पोलर सब्सटेंस पोलर में डिजोल्व होंगे, ठीक है ना। और नॉन पोलर सब्सटेंस नॉन पोलर में डिजोल्व होंगे। जैसे नॉन पोलर यानी एनहेक्सेन, नॉन पोलर यानी बेंजीन, नैप्थलीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, राइट। तो ये पोलर पोलर में, नॉन पोलर में डिजोल्व होंगे। ठीक है, और इसके बाद अगर हम ध्यान दें तो सम की पॉइंट, ये की पॉइंट बहुत खास है भाई, थोड़ा सा ध्यान देना भी इसमें। सॉल्वेंट और सॉल्यूट आर टू मेन कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, बिल्कुल सच बात है, ये दो मेन कंपोनेंट होते हैं। अच्छा, इन सॉल्यूशन सॉल्वेंट इज ओनली वन एंड सॉल्यूट में बी वन और मोर देन वन, यानी सॉल्वेंट तो हमेशा एक ही रहता है। ध्यान देने वाली बात, नीट के लायक। ठीक है ना, सॉल्वेंट तो हमेशा ही एक रहता है, लेकिन सॉल्यूट आपके एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, या ऐसे ज्यादा भी हो सकते हैं, मोर देन वन भी हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जब मान लो दो सॉल्यूट हैं और एक सॉल्वेंट है तो इसे क्या कहेंगे? टर्नरी सॉल्यूशन। ठीक है ना, टर्नरी। और अगर एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, बाइनरी सॉल्यूशन। अच्छा, आगे अगर हम देखें तो इन सॉल्यूशन
अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में बी मोर और लेस देन सोल्यूट लो। अब उन्होंने सारी बात साफ कर दी। सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट की अमाउंट ये नहीं कि हमेशा ज्यादा होती है, कम भी हो सकती है, ठीक है ना। अगर ऐसा केस आया तो आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? तो हम डिस्टिंग्विश करेंगे सॉल्वेंट को, सॉल्वेंट इज दैट विच हैज लो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, विच हैज मोर वेपर प्रेशर। लो बॉइलिंग पॉइंट जिसका भी होता है तो उसे हम क्या बोल देते हैं? सॉल्वेंट है ये। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल भी दिया है, एक सॉल्यूशन है विच इज प्रिपेयर्ड बाय टू कंपोनेंट ए एंड बी। तो दोनों कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट दे दिया, इसका 80 डिग्री, इसका 120 डिग्री। तो बताइए इन दोनों में से सॉल्वेंट कौन है? भाई जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, यानी ए आपका सॉल्वेंट है, ठीक है। और तो ये भी कहते हैं कि 50 ml ए है, 50 ml बी है। अब बताओ क्या करोगे? अब तो ये दोनों बराबर है ना, कोई ज्यादा कम नहीं, तो हम बॉइलिंग पॉइंट को चेक करते हैं उस केस में। क्लियर? अपने जो भी सीक्रेट हो भाई लिख देना यहाँ पे, ताकि जो ऐसी चीज, जो सीक्रेट भी अच्छे हैं, जो ऐसी चीज आप ढूंढ लेते हो ना और खुद की मेहनत से, ना तो वो ट्यूशन टीचर ने बताया ना कोई स्कूल टीचर ने बताया, तो वो सीक्रेट है। ये तुम्हारी मेहनत से खोजी हुई कुछ चीजें हैं, जो ज्यादा हार्ड वर्क करेगा उन्हें मिल जाएगी। हैबिट अच्छी ले आओ, अपनी हैबिट अच्छी होगी तो आप बहुत अच्छी तरीके से इनको टाइम शेड्यूल बना लो अपना, मई तक का, मई से पहले अप्रैल तक का, ठीक है ना। और आदत ऐसी आ जाएगी सबकॉन्शियस माइंड में कि आप अच्छी तरह से इससे पढ़ोगे। एटॉमिक हैबिट एक बुक है जिसमें आप वो बताती है कि मान लो आप यहाँ पे हो और ये है आपका न्यूयॉर्क और ये है आपका शिकागो। शिकागो, समझना एटॉमिक हैबिट कितनी पावरफुल होती है। मान लो आपको शिकागो की तरफ एक प्लेन है, ये प्लेन आपका, और ये प्लेन यहाँ शिकागो की तरफ जा रहा है, ठीक है। आपको अंदाजा है अगर ये 1 डिग्री भी गलत डायरेक्शन में चला जाए ना, तो ये न्यूयॉर्क में लैंड करेगा, ठीक है ना। तो सोचो इसके बीच की दूरी कितनी थी, और जबकि 1 डिग्री गलत हुआ है, बस ये 1 डिग्री गलत हुआ है, तो ये न्यूयॉर्क में लैंड करेगा। यही राइटर बताता है कि एटॉमिक हैबिट जो होती है ना हमारी, साइंस स्टूडेंट हो आप बहुत जल्दी समझ जाओगे। एटॉमिक हैबिट जो होती है हमारी, वो ऐसी ही होती है, छोटी छोटी हैबिट आपकी। जैसे स्कूल से आने के बाद शूज को उतार के रैक्स में रखना, ये एटॉमिक हैबिट है। और इसके कितने बड़े परिणाम निकल सकते हैं आप देख लो। न्यूयॉर्क लैंड कर गया था 1 डिग्री में, ठीक है ना। जैसे पेन को पेन स्टैंड में रखना, ये एटॉमिक हैबिट है। जैसे स्कूल से आने के बाद बैग को अपनी जगह पे रखना, ये एटॉमिक हैबिट में काउंट करते हैं। बेड से उठने के बाद बेड को कि जितने भी जो चादर वगैरह है उसको ठीक करके रखना, ये एटॉमिक हैबिट में राइटर बोलता है। और इसके बहुत कमाल के रिजल्ट निकलते हैं। जैसे आप बड़े सी टावर को नहीं गिरा सकते, लेकिन बड़े से 1000 टन के पत्थर को नहीं गिरा सकते, लेकिन लेकिन अगर आप छोटे छोटे पत्थरों की ऐसे एक पैटर्न बनाए और शुरू करें, तो ये एक बड़ा पत्थर भी गिर सकता है। पहले ये गिरेगा, फिर इसके से ये गिरेगा, ये गिरेगा, ये गिरेगा, ऐसे करके। तो वो एटॉमिक हैबिट की कुछ एग्जांपल्स हैं जो वो काउंट करता है। एटॉमिक हैबिट हमारी चेन ऑफ एक्शन के हिसाब से भी चलती है। चेन ऑफ एक्शन, चेन ऑफ एक्शन का मतलब ये है, आप अर्ली इन द मॉर्निंग उठे, आप कहाँ गए? वॉशरूम गए। वॉशरूम के बाद ना कोई बताता नहीं, सबकॉन्शियस माइंड में फिट है आपको हैंड वॉश करने हैं। उसके बाद भी कोई नहीं बताता, वो फिट है, फिर आप बाथिंग के लिए जाते हो, नहाने के लिए जाते हो। ये कुछ ऐसे पैटर्न है जो कोई नहीं बताता, सबकॉन्शियस माइंड में फिट है। ये उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये नहीं, इसे बोलते हैं चेन ऑफ एक्शन। अगर आप किसी पैटर्न के बीच में एक स्लॉट में 2 या 3 दिन के लिए, जैसे आपको मान लो कोई केमिस्ट्री की या फिर कोई फिजिक्स की बुक पढ़नी है, तो आप इस स्लॉट में अगर इसको रख दोगे, या कोई किसी को रीडिंग हैबिट डेवलप करनी है, तो वो 10 मिनट या 5 मिनट के लिए भी अगर आप इस स्लॉट के बीच में रख दोगे, तो वो आपकी हैबिट में आ जाएगी। तो इसका बहुत कमाल का फायदा है जो आप इसको ले सकते हो। रिवार्ड, रिवार्ड भी एक बहुत बढ़िया हैबिट है, ये भी मैं जरूर बताना चाहूंगा। अभी एग्जाम चलने वाले हैं तो ये बहुत पावरफुल है। देखो, रिवार्ड पैटर्न मैं बहुत इस्तेमाल करता था, उम्मीद है आप में से बहुत से बच्चे पहले से इस्तेमाल करते होंगे। मान लो अभी 6 बजे 6 PM होने वाले हैं, और आपको ना यहाँ पर एक एपिसोड देखना है आपका मन पसंदीदा, जो कि आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, ठीक है ना। आपका मन कर रहा है वो देखने का, और यही टाइम है आपका स्टडी का। तो आप ना एक रिवार्ड एक्शन लाते हो, आप अपने मन को समझाते हो कि आप ना 40 मिनट पहले स्टडी करोगे, और जैसे स्टडी कंप्लीट हो जाएगी अब आप वो एपिसोड देख सकते हो। अब आपके मन में ना वो रिवार्ड चल रहा है।
और आप ना इतनी कमाल की स्टडी करोगे मन लगा के कि वो रिवॉर्ड के चक्कर में आपने महसूस किया होगा जब आप खेलने के लिए जाते हो, तो आप अगर 1 आवर पढ़ने के बाद खेलने के लिए जाते हो तो दुगना मजा आता है। आपको अंदर सेटिस्फेक्शन होती है कि आपने अपनी जॉब कंप्लीटली फिनिश कर ली, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इस 1 आवर को स्किप करके खेलने के लिए जाते हो तो मजा तो आता है, लेकिन वो उतना नहीं आ पाता। आपके अंदर कहीं ना कहीं गिल्ट रहता है कि मैंने कुछ स्किप किया है, और अगर मैं वो करता तो ये आता। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो इन चीजों को फील भी करते हैं, ठीक है ना। मैंने जो बातें करी हैं, तो इन चीजों को डेवलप करो, बहुत फायदा होगा। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। अब इन्होंने 2 तरह से बताए हैं। नंबर ऑफ कंपोनेंट के हिसाब से अगर हम देखें तो सॉल्यूशन 3 तरह के होते हैं, बाइनरी, टर्नरी और टेट्रानरी। बाइनरी वो होते हैं जहां पर एक सॉल्वेंट हो एक सॉल्यूट हो। टर्नरी वो होते हैं जहां 2 सॉल्यूट हो, सॉल्वेंट तो हमेशा ही एक रहेगा। और टेट्रानरी वो होते हैं जहां 3 सॉल्यूट हो और एक सॉल्वेंट हो, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन देखा जाए तो सॉल्यूशन इस तरह से डिवाइड हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिसमें आपने मान लो एक 100 ml पानी में सिर्फ एक चम्मच आपने 1 स्पून क्या सॉल्ट डाला है, तो डिजोल्व हो गया। अभी तो 10 चम्मच और भी डिजोल्व हो सकती हैं, लेकिन आपने एक ही डाला है, तो उसे कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी इन दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन मोर इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मे बी डिजोल्व, और भी चम्मच डिजोल्व हो सकती हैं, फिलहाल एक ही चम्मच आपने डाली है, दैट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड क्या होता है? अब भाई सैचुरेटेड वो है जब आपने इतनी चम्मच 10 चम्मच डाल ली, अब 11वीं चम्मच 11वीं चम्मच आप डाल रहे तो वो डिजोल्व ही नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? आपका सॉल्यूशन सैचुरेटेड बन चुका है, ठीक है ना, वो डिजोल्व नहीं होगी। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन उसे कहते हैं कि सॉल्यूशन नो मोर सॉल्यूट या फिर नो फर्दर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व इनटू इट, अब और डिजोल्व नहीं होगी। क्या कोई है जो मुझे बता सकता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं? क्या कोई है? अगर सुपर, देखो अनसैचुरेटेड बता दिया, सैचुरेटेड बता दिया तो आम बात है, ये तो वो बच्चे ही बता देंगे जो बेचारे 60-70% लेके 11th-10th में यहाँ आए हुए हैं, वही बता देंगे। लेकिन जो सुपर सैचुरेटेड बताएगा, तो भाई मैं तो इतना कहूंगा, दिल्ली में अगर 15 लाख बच्चे हैं, अभी भी पूरा प्राउडली बोल सकता हूँ इस बात को मैं, प्राउडली का मतलब पूरा कंफर्म तौर पे, दिल्ली में अगर 15 लाख बच्चे हैं ना, 50,000 से भी कम को पता होगा कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते किसे हैं। रट्टा रट्टे की बात नहीं बोल रहा मैं, समझने की बात बोल रहा हूं मैं। रितु, ओके, ये प्रॉपर आंसर नहीं है रितु। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, देखो मैं आपको अब बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना, और बड़े आराम से एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा। जैसे कि अभी मैंने बताया 100 ml पानी में क्या डाला आपने? 10 चम्मच, 10 स्पून सॉल्ट, वो डिजोल्व करवा लिया। अब मैं कह रहा हूँ 11th डालो तो वो तो डिजोल्व होगी नहीं, ठीक है ना। और ये 100 ml पानी मान लो आपके रूम टेम्परेचर या फिर 30 डिग्री टेम्परेचर पर है, ठीक है, ये तो डिजोल्व हो रहा है, ठीक है। लेकिन 11 स्पून डिजोल्व नहीं हो रही। आपने 12 स्पून डाली, 13, आपने पूरी 15 स्पून डाल दी, तो देखो 10 तो डिजोल्व होगी 100 ml पानी में, 10 तो डिजोल्व होगी, लेकिन 5 अभी भी डिजोल्व नहीं हुई, नीचे क्या होगी? वो सेटल डाउन होगी सारी की सारी 5। तो आपने 30 डिग्री जो टेम्परेचर है इस पे तो सेटल डाउन होंगी, नो डाउट। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, यानी आपने टेम्परेचर कर दिया 60 डिग्री, तो वो आपकी सारी की सारी सेटल डाउन भी डिजोल्व हो जाएंगी, ठीक है। अब डिजोल्व होगी। अब उसी डिजोल्व होने के बाद उसी कंपोनेंट को थोड़ा कूल कर दो, दोबारा से 30 डिग्री पे ले आओ। अब जो सॉल्यूशन बना है, जाहिर सी बात है 30 डिग्री के आने के बाद क्रिस्टल बनने शुरू हो जाएंगे, सभी को पता है, सभी को पता है। बेशक से क्रिस्टल बन रहे हैं, बनने दो, लेकिन अब जो आपका सॉल्यूशन है दैट इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी 15 चम्मच चीनी डिजोल्व करने के बाद उसको टेम्परेचर को दोबारा से 30 डिग्री पर लाने पर जो सॉल्यूशन बनता है उसे कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब डेफिनेशन को देखोगे तो आसान लगेगी। इन केस ऑफ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, व्हेन solute is dissolved
होमोजेनिटी जो सैचुरेटेड में बन चुकी थी वो डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि आप दोबारा से 30 डिग्री पे आ गए ना। तो पहले तो 60 डिग्री पे तो होमोजेनिटी थी, बिल्कुल चाशनी बनी हुई थी अगर चीनी डाली है तो, लेकिन दोबारा से 30 पे आ रहे हो तो भाई वो क्रिस्टल बनने शुरू, यानी होमोजेनिटी जो चाशनी अच्छी तरह से 60 डिग्री पर क्या आपकी होमोजेनिटी बन चुकी थी, दोबारा से 30 पे आए तो वो डिस्टर्ब होगी और एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है आपको वहां दिखने लग गया एज ए क्रिस्टल। इसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब ये याद रखना अच्छी तरह से। हनी इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, दोबारा से टेम्परेचर बढ़ाते हो 30 से फिर से 60 करोगे, तो वो आपका सुपर सैचुरेटेड क्या बन जाएगा, दोबारा से सैचुरेटेड। ठीक है ना। और इसी तरह से सैचुरेटेड क्या बन जाएगा, अनसैचुरेटेड। और भी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाने पर तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, नो डाउट। तो उम्मीद है अब समझ में आया होगा आपको सुपर सैचुरेटेड, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जो था थोड़ा सा नीट और मेन कॉन्सेप्ट था, जिनको नहीं भी समझ में आया सुपर सैचुरेटेड, कूल डाउन, ये सीबीएसई में नहीं आता। आगे चलते हैं कंसंट्रेशन, ये सीबीएसई में आते हैं। परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, नॉर्मलिटी में कैसे भूल जाऊं, पीपीएम भी होता है, पार्ट पर मिलियन। ठीक है, तो मास परसेंटेज जो है बड़ा सिंपल यार, डब्ल्यू बाय डब्ल्यू मास परसेंटेज, वी बाई वी वॉल्यूम परसेंट, डब्ल्यू बाई वी मास बाई वॉल्यूम परसेंट, यू नो वेरी वेल। मान लो एग्जांपल 10% आया है तो आप कह सकते हो 10 ग्राम सोल्यूट जो है वो 10 ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में है, मीन इसके अंदर 90 ग्राम सॉल्वेंट है, नो डाउट, डब्ल्यू बाय डब्ल्यू के केस में। ठीक है, बस ग्राम में ले रखा है, एमएल में नहीं लिया सॉल्वेंट को। डब्ल्यू बाई वी बहुत सिंपल, इसमें भी आप 20% अगर बोलते हो तो सिंपल मतलब होता है 20 ग्राम ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। हमारे जो नोट्स हैं हम उनको भी बिल्कुल अच्छी तरह से देखेंगे, आने वाले हैं बस वो। वी बाई वी जो है ये आपका नॉर्मल 10% है, तो 10 लीटर सॉल्यूट इन 100 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, या फिर कह सकते हो 10 ml ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूट। तो ये आपका वी बाई वी है, जनरली हम इसको यूज करते हैं लिक्विड अमाउंट में। मोल फ्रैक्शन की अगर बात की जाए तो डेफिनेशन आती है भाई मोल फ्रैक्शन की, क्या डेफिनेशन होती है, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ एनी कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। बड़ा सिंपल डेफिनेशन है, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कभी भी एक से ज्यादा नहीं होती। ठीक है, तो इन जनरल नोटेशन ए आमतौर पर याद रखना भाई, इस चैप्टर के लिए भी और अगले के लिए भी, ए हमेशा सॉल्वेंट के लिए यूज किया जाता है और बी हमेशा सोल्यूट के लिए यूज किया जाता है। बिल्कुल सच बात है, सोल्यूट के लिए बी यूज किया जाता है आमतौर पर। ठीक है, अच्छा, दोनों का फ्रैक्शन एक होता है, मोल इसकी वैल्यू दोनों का सम कर देंगे तो क्या आएगी, 1 आएगी, नो डाउट। हाँ जी, ये बात सच है। न्यूमेरिकल देख लेते हैं जल्दी से। तो भाई न्यूमेरिकल में हमारे पास है 40 मोल यूरिया है, हमारे नॉर्मल नोट्स में भी है ये क्वेश्चन। 60 मोल पानी में है, तो नो डाउट मोल फ्रैक्शन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, यानी 40 सिंपल है यार। आगे चलते हैं। 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 800 ग्राम ऑफ O2 आर मिक्स टुगेदर, बताओ मोल फ्रैक्शन क्या होगा H2 का। तो ये ग्राम में है, तो ये ग्राम को नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड कर दोगे इसके 2 से, इसको कन्वर्ट करोगे डिवाइड करोगे 32 से। ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन है 32, डिवाइड कर दोगे तो जो भी आएगा ये आएगा आपका मोल फ्रैक्शन आ गया। ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन। बता दिया मैंने कैसे नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, मास इन ग्राम अपॉन में मोलर मास, सिंपल, ये भी हमारे नोट्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज मास्टरपीस, दिस इज ऑसम। ये तो भाई आते आते हैं, चाहे आप सीबीएसई ले लो या बोर्ड ले लो। फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन बताइए अगर 40% एक्वस सॉल्यूशन है यूरिया का। एक्वस का मतलब उन्होंने हिंट दे दी, इसमें पानी है। पानी से तो हमें पता लग गया, अगर ये मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए कह रहा है और 40% एक्वस है, तो 40% बताता है कि 40 ग्राम यूरिया है और 100 ग्राम पानी है, तो बताओ सॉल्वेंट कितना हो गया, 60 ग्राम, नो डाउट। अब यहीं से आप मोल फ्रैक्शन निकाल दो यार इसका, ये यूरिया ये पानी है, तो यूरिया तो पता लग गया 40 ग्राम अपॉन में यूरिया का मोलर मास जो भी होता है 60 है जैसे, तो 2/3 हो गया। तो ये हो गया 40/60 एंड 2/3 और ये नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर क्या हो गया यहाँ पर, 60 ग्राम पानी है ना, सॉल्वेंट प्योर वाटर सॉल्वेंट का। 60 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 18, तो यहाँ ले आओ, सभी को डिवाइड कर दो, गेम ओवर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा खास था उन दोनों के कंपैरिजन में।
मोलैलिटी इनसे भी ज्यादा न्यूमेरिकल अभी हम करने वाले हैं, डोंट वरी। अभी मोल फ्रैक्शन पे न्यूमेरिकल खत्म नहीं हुए, बेसिक खत्म कर रहे हैं अभी पहले। मोलैलिटी की अगर बात करें तो भाई मोलैलिटी जो होती है वो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ सॉल्वेंट केजी में होता है। आप नॉर्मल मोलैलिटी की जो आदत मैंने डलवाई है आप में वो n/m मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अभी तो हम न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे तब देखना भी है, एक नोट्स और आएंगे भी। वन मोलैलिटी का मतलब मोलल होता है, इसको मोलल बोलते हैं, वन स्मॉल एम को मोलल बोल देते हैं, ठीक है। और 1/10 को डेसीमोलल, ये सेंटीमोलल, और 1/2 को हेमीमोलल भी कहा जाता है। ये नॉर्मल फॉर्मूला इनके हिसाब से, ये हमारे हिसाब से, ठीक है। विच डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, क्या कोई बच्चा बता सकता है? ABCD बताइए कौन सा टेम्परेचर डिपेंडेंट है? मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, क्या है टेम्परेचर डिपेंडेंट? वेरी गुड, खुशी, जतिन, रितु, रिया, सारे ठीक हैं, वेरी गुड। ए ऑप्शन करेक्ट, मोलैरिटी इज करेक्ट आंसर। ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, इतना बड़ा कुछ खास है नहीं इसमें, क्योंकि अभी अभी हम ऊपर यही करके आए हैं। ओके, मोलल के बारे में बता दिया, ये डेसीमोलल, सेंटीमोलल, हेमीमोलल मोलल, ये आपका बड़ा इस्तेमाल होता है नीट और मेंस में। वहां आपको बच्चों की तरह बताते हैं, वो तो सीधा बोलते हैं एक सॉल्यूशन जो कि हेमीमोलल अमाउंट में है तो आप समझ जाओ 1/2 मोलैलिटी की बात हो रही है। मोलल यानी मोलैलिटी, तो ऐसे बोलते हैं। ओके, आगे चलते हैं। तो भाई ये देखो फिर से एक न्यूमेरिकल आया है हमारे पास जो मोलैलिटी निकालने के लिए है बड़ा, लेकिन है बहुत सिंपल। 40 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 20 किलोग्राम पानी में डिजोल्व है, तो बताइए मोलैलिटी क्या होगी? तो देखो हमारे हिसाब से मोलैलिटी का फॉर्मूला था n/में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये मोलैलिटी था। नंबर ऑफ मोल यहाँ से निकालेंगे हम। देखो 40 में इनका जो मास है पूरा कैल्शियम कार्बोनेट का, ये सॉरी एक जीरो ज्यादा है, 100 है, डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में ये 20 में है, तो 20/1, गेम ओवर। ठीक ठीक करो, आंसर आ गया आपका। ओके, फाइंड आउट मोलैलिटी ऑफ 20% यूरिया। ये क्वेश्चन मैं हमेशा बोलता हूँ इंपोर्टेंट है। अब देखो 20% यूरिया है तो इससे आप 20 ग्राम यूरिया बता सकते हो, 100 ग्राम सोल्यूशन बता सकते हो, तो आपका 80 ग्राम क्या हो जाएगा? ये तो सॉल्वेंट हो जाएगा, पानी हो जाएगा। पानी क्यों हो जाएगा? क्योंकि इन्होंने एक्वस बोल दिया। तो ओके, हमारा क्वेश्चन बन गया यहीं से। हमारे क्वेश्चन के हिसाब से मोलैलिटी जो है वो n/में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होनी चाहिए। तो m का मतलब है 20, मास इन ग्राम है, और मोलर मास यूरिया का क्या है? 60 है। और दूसरे की बात करें तो ये 80/में 18 पानी का मोलर मास है। लेकिन मास ऑफ सॉल्वेंट केजी, ओके सॉरी, ये मास ऑफ सॉल्वेंट केजी पूछ रहा है, तो ये 80/में 1000 हो जाएगा, ये केजी में हो गया, और ये आ जाएगा यहाँ से मोलैलिटी, ठीक है। तो नॉर्मली हम ये यहाँ से निकाल सकते हैं, आंसर ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़े खास क्वेश्चन है, ये आपके थोड़े लेवल हाई हो गया यहाँ से। यहाँ से क्या हुआ है, उन्होंने कहा है मोलैलिटी से मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे आप? अब तो फंस गए। मोलैलिटी से मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका और मोल फ्रैक्शन से मोलैलिटी निकालने का तरीका जीनियस बच्चों को आता है, ठीक है ना। ये ऊपर वाले तो चलो आम थे, आम जिंदगी थी, ये मिनटॉस जिंदगी है। चलो तो देखते हैं, खेलते हैं इसके साथ। इन्होंने कहा है कि क्वेश्चन में इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया 0.5 है, एक्वस यानी पानी है इसमें, तो बताइए मोलैलिटी क्या होगी? बस खत्म, आगे कुछ नहीं दे रखा है इन्होंने। मोलैलिटी बताओ क्या होगी? यूरिया का मोल फ्रैक्शन आपको दे दिया, यूरिया का मोल फ्रैक्शन जो है वो है 0.5। क्लियर? अब वो कह रहा है हमें कुछ नहीं पता, हमें मोलैलिटी निकाल के दिखा दो। अब कभी भी मोल फ्रैक्शन से मोलैलिटी निकालनी हो ना, तो आप यार बिंदास बोल सकते हो कि मोलैलिटी जो होती है वो होती है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, बस इतना। अब आपको करना कुछ नहीं है, आपको यहाँ से जैसे आप मोल फ्रैक्शन निकालते हो तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया, नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर आ गया, ये आ गया। अब ये जो वैल्यू है ये तो गिवन है, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया और नंबर ऑफ मोल ऑफ यहाँ पर यूरिया और नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, अगर मैं आपसे बोल दूं कि 1 किलोग्राम यहाँ पर पानी दे रखा है वाटर, तो आपका ना बहुत सा पोर्शन यहीं पे सोल्व हो गया। अगर आप हर केस में लेट करके 1 किलोग्राम पानी ले लो ना, मोल फ्रैक्शन से मोलैलिटी मोलैलिटी, तो आपका प्रॉपर ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। देखो नीचे आ गया आपका 1 किलोग्राम, मान लिया ना आपने 1, ऊपर नंबर ऑफ मोल निकालना है, गेम ओवर, खत्म। अब यहाँ 1 मान लिया तो 1000 हो गया भाई,
1000 का मतलब समझ रहे हो ना, 1000 डिवाइड में 18 हो गया। अब आपको ये काटोगे तो क्या आएगा, 55.55 आएगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, या फिर यार क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी मत करो यार, जीनियस बच्चों की एडवाइस लो। जीनियस बच्चे क्या करते हैं, पलट दो, 1/0.5 हो गया, इसको भी पलट दो, n/u 55.5 डिवाइड बाई NU, नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया। अब देखो इसको पॉइंट काटोगे ऊपर 10 आ गया, 5 2 जा 2 इज इक्वल टू, इसको इससे डिवाइड करोगे n/u, नंबर ऑफ मोल कैंसिल आउट, यहाँ 55.5 अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया, यहाँ 1 हो गया, 1 को वहां फेंक दो तो ये हो जाएगा 2/2 माइनस में 1 यानी 1 इज इक्वल टू 55.5 अपॉन में नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया, नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया। इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको नीचे लाएंगे। मेरे तो कैलकुलेशन भी नहीं करी यार, मैंने तो कुछ करा ही नहीं, लो आंसर आ गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया 55.5, कुछ कैलकुलेशन ही नहीं करी। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया जो आया 55.5, इसको ऊपर रखना एक बार, 55.5 डिवाइड बाई 1, आपका आंसर आएगा 55.5। चलो चेक कर लेते हैं, इन्होंने पता नहीं क्या प्रोसेस अपनाया है, आंसर यही है। क्लियर। ऐसे ही आप अगर चाहो तो बड़े आसानी से, अब की बार क्या दे रखा है, मोलैलिटी दे दी, और कह रहा है बताओ मोल फ्रैक्शन क्या है। तो ये जीनियस बच्चों के खेल हैं ये सारे। मैं कहूंगा आपको कुछ मत करो, बस ये मान लो लेट 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम पानी लेके चल रहे हो आप, ये क्वेश्चन भी खत्म। चलो देखते हैं होमवर्क में, अगर आपको प्रॉब्लम हुई तो मेरे पास सेंड करना, नहीं तो बड़ा बिंदास ऊपर वाले तरीके से इसको सोल्व कर सकते हो। दिमाग लगाओगे तो ठीक है, नहीं तो बैठे तो तुम अभी वैसे ही हो ही, ठीक है ना। तो यहाँ आंसर आपका ये आ जाएगा, आप चाहो तो इसका यूज कर सकते हो कैलकुलेटर का। ओके, एक होमवर्क हो गया, आगे चलते हैं। मोलैरिटी, ये और आसान है। मोलैरिटी क्या है, इट इज डिफाइंड नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। नहीं हुआ ना ऊपर वाला क्वेश्चन तो निराश होने वाली बात नहीं है, मेरे पास व्हाट्सएप कर दो, बस खत्म, आपका काम खत्म, अब मेरा काम है। ओके, डिफाइंड नंबर ऑफ, इसे डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ लीटर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये हम नॉर्मली इसको क्या लिख देते थे, मोलैरिटी को, इसको तो और आसानी से लिखते थे n अपॉन में v, v यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अभी इसके न्यूमेरिकल करें तो 30 ग्राम यूरिया 100 ml, 100 लीटर इसमें है, तो ये सिंपल है, रखो यार बस इसको, 100 लीटर है ना, तो लीटर में रहने, तो फिर तो सिंपल खेल है, हो गया। अगला क्वेश्चन है 10%, बस पता लग गया हमें, मास इन ग्राम यूरिया का कितना है, 10 ग्राम है, सॉल्यूशन 100 ग्राम है, सोलवेंट 90 ग्राम है। अब बोलो हमसे क्या निकलवाना चाहते हो। निकल गया यूरिया का मोल फ्रैक्शन, सिंपल यार, दोनों का ग्राम में, पानी का भी है और इसका यूरिया का भी ग्राम में, निकल गया। मोलैलिटी और आसान, क्योंकि मोलैलिटी तो आप सिंपल लिख सकते हो ना, कि मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल क्या होंगे भाई, यूरिया का मास इन ग्राम और यूरिया का मोलर मास 60, और यहाँ पर मोलैलिटी के लिए मास ऑफ सोलवेंट क्या 90, लेकिन केजी में 1000, लो आ गया मोलैलिटी, खत्म। मोलैरिटी निकालने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें मोलैरिटी के लिए क्या चाहिए होता है, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल तो चलो ठीक है 10/60, लेकिन हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर चाहिए, इन लीटर, इसीलिए उन्होंने स्पेशल दे दिया डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है भाई, डेंसिटी होती है मास अपॉन में वॉल्यूम। जो भी डेंसिटी दी है इसका यूज करके हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। मास ऑफ सॉल्यूशन ऊपर देख सकते हो आप, ये 100 ग्राम है, तो यहाँ 100 लिख दो, 100 ग्राम, और डेंसिटी कितनी दे रखी है 2 ग्राम पर ml, तो ये 2 ग्राम पर ml है, ग्राम टू ग्राम कैंसल, ये 50 ml हो गया, तो वॉल्यूम आपका 50 ml है, 1000 से डिवाइड कर दो ताकि लीटर हो जाए, लो जी आपकी मोलैरिटी आ चुकी है। क्लियर, आसान था। और आगे चले तो मोलैरिटी के क्वेश्चन तो वैसे भी आसान होते हैं, यहाँ भी सेम केस है, 0.2 कैपिटल M यूरिया है, मोलैरिटी दे दी यूरिया की, बताओ मोलैरिटी क्या होगी अगर डेंसिटी है तो। ओके, उन्होंने मोलैरिटी पूछा है तो हम मोलैलिटी बता देंगे। मोलैलिटी जो होती है ये नंबर ऑफ मोल अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी है। अब हमारे पास क्या है, 0.2 कैपिटल M देके हमें छोड़ दिया गया है, तो हम क्या लिखेंगे, इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स दैट 0.2 मोल ऑफ यूरिया इन किसमें भाई, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, यानी सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता लग गया भाई, 0.2 मोल आ गया, लिख दो 0.2 मोल आ गया। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में है तो हमें तो मास चाहिए, लेकिन
इसीलिए हम डेंसिटी का यूज करेंगे। डेंसिटी क्या आ जाएगा आपका, मास अपॉन वॉल्यूम। अब यहाँ से मास निकल जाएगा। डेंसिटी क्या है भाई, दे रखी है इन्होंने 2 ग्राम, 2 ग्राम पर ml दे रखी है, तो ये मास निकल जाएगा। वॉल्यूम अभी अभी निकाल के हटे हैं 1000 ml, क्योंकि देखो ये भी तो ml में है, तो वॉल्यूम भी हमें ml में रखना पड़ेगा। तो मास कितना आ गया, 2000 ग्राम आ गया भाई मास। लेकिन ये मास किसका है, ज्यादा खुश होने की बात नहीं है, ये सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है और वॉल्यूम भी सॉल्यूशन है, तो ये मास सॉल्यूशन का है। तो कोई बता सकता है ये सॉल्यूशन का जो मास है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे भाई, सॉल्यूशन में से माइनस करना पड़ेगा मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट कितना है, सोल्यूट तो आपका 0.2 मोल है, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल मास इन ग्राम मोलर मास, नंबर ऑफ मोल 0.2 है, ये निकालना है। मोलर मास 60 होता है, मल्टीप्लाई कर दो 30 आएगा या कुछ और आएगा, ओके 12 ग्राम, ठीक है ना। ये इसका एक बार चेक कर लेना, मोलर मास जो है वो कितना होगा, ठीक है। ये 12 ग्राम ही है भाई, इसका इनका भी, तो 12 ग्राम है, तो इसको 12 को माइनस कर दो। अब आपका जो भी आएगा 1988 ग्राम जो है, ये आपका मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया। जैसे आ गया पुट कर दो, गेम ओवर। तो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़े खास हैं उनसे कंपैरेटिवली। ये भी हो गया खत्म, आ गया आपका। अब आता है नॉर्मेलिटी, ये बहुत आसान है, बस नाम इसका इतना बड़ा चढ़ा के पेश कर रखा है, नहीं तो नॉर्मेलिटी बहुत आसान है। अगर नॉर्मेलिटी आपको जर्नल वे में ही सीखनी है तो देखो बहुत सिंपल नॉर्मेलिटी, ये देखो ये आपके हमारे नोट्स हैं जो आपके पास उपलब्ध हैं, और यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है जो अभी अभी हमने किए हैं, ठीक है। कुछ जो स्पेशल अलग होगा मैं बिल्कुल कराऊंगा उसे, जैसे मोलैरिटी और मोलैरिटी में डिफरेंस बिल्कुल करेंगे, इसको खास है, करना ही है। वो पहले तो मैं नॉर्मेलिटी को कंप्लीट कर देता हूँ एक बार, फिर हम इसी पे आएंगे। और न्यूमेरिकल तो सारे इकट्ठे कर रखे हैं, आज की क्लास में हो जाएंगे। ये नॉर्मेलिटी ये रहा आपका। देखो नॉर्मेलिटी नॉर्मली क्या होता है, रिप्रेजेंट करते हैं एन से, ये होता है इक्विवेलेंस अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब इक्विवेलेंस नहीं पता, इक्विवेलेंस होता है मास इन ग्राम अपॉन में इक्विवेलेंट वेट। मास इन ग्राम पता है, अब इक्विवेलेंट वेट नहीं पता, तो इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास अपॉन में एफ फैक्टर। अब एफ फैक्टर नहीं पता, एफ फैक्टर बड़ा सिंपल हम बता सकते हैं कि भाई एफ फैक्टर जो होते हैं, जैसे H2SO4 है, इसमें कितने हाइड्रोजन लिबरेट किए हैं, 2 हाइड्रोजन, तो इसका एफ फैक्टर हो गया 2। HCl है, कितने हाइड्रोजन लिबरेट करें, 1, तो इसका एफ फैक्टर हो गया 1। जैसे NaOH, अब यहाँ OH देखते हैं बेस में, तो कितने OH हैं, 1, एफ फैक्टर 1। MgOH ट्वाइस, कितने OH हैं, 2, एफ फैक्टर 2। ऐसे निकालते हैं एफ फैक्टर, और बहुत आसान से आएंगे आपके। तो देखो क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी बताओ 0.01 मोलैरिटी ऑफ H2SO4। हो जाओ शुरू, आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 में सबसे पहले एफ फैक्टर बताओ H2SO4 में कितना हाइड्रोजन, 2, तो यहाँ लिख दो आपको 2। मोलर मास कितना होता है H2SO4 का, 98 कितना आ गया, 49। ये आपका इक्विवेलेंट वेट आया, तो इसको इक्विवेलेंट वेट की जगह लिख दो, ये 49 इक्विवेलेंट वेट है। तो मोलर मास इन ग्राम कितना दे रखा है क्वेश्चन में, नॉर्मेलिटी निकालनी है, ओके। इस वाले क्वेश्चन में से पहले ये वाला क्वेश्चन करना है हमें, तो ये नॉर्मेलिटी निकालनी है, तो वही चीज देखो ये आ गया डिवाइड। अब मास इन ग्राम कितना दे रखा है, 49, तो इसे 49, तो इक्विवेलेंस आपका 1 आया है। बस इक्विवेलेंस को आपको 1 को यहाँ रखना है, और टोटल वॉल्यूम 10 लीटर है, तो 10 लीटर से डिवाइड कर दो, ये आंसर आ गया, खत्म। मैं ये वाला क्वेश्चन कर रहा था। अच्छा, नॉर्मेलिटी निकालनी है और मोलैरिटी दे रखी है, ये और भी आसान है, N/M = F फैक्टर। एन नॉर्मेलिटी निकालनी है, मोलैरिटी कितनी दे रखी है इसकी, 0.01, ये आ गई। एफ फैक्टर H2SO4 का 2 होता है, मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गई आपकी नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी निकालना उसके कंपैरिजन में ज्यादा आसान है। सोलबिलिटी की क्लास हमारी कल से होगी। अब हम जल्दी से एक बार क्वेश्चन करने से पहले जल्दी से मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच में डिफरेंस कर लेते हैं, फिर हम करते हैं क्वेश्चन, और बहुत खास क्वेश्चन है तो छोड़ने नहीं है। सबसे पहले मोलैलिटी और मोलैलिटी में डिफरेंस। पहला डिफरेंस इसकी डेफिनेशन है जो हम डिस्कस नहीं कर रहे, बहुत आसान है। दूसरा डिफरेंस अगर देखें तो एक्यूरेसी। मोलैरिटी जो है ये एक्यूरेट नहीं होती, क्योंकि ये टेम्परेचर के साथ चेंज होती है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मोलैरिटी जो है N/V
वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने से कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैलिटी कम हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन इस केस में, मोलैलिटी के केस में, आप n बाई क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी है। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मास, अब चाहे दूध को गर्म कर लो या दूध को ठंडा रख लो, वो 1 किलोग्राम है तो 1 किलोग्राम ही रहेगा। थोड़ा गर्म कर लो तो बंद कर दोगे तो अभी भी वो 1 किलोग्राम ही है। तो यानी कहने का मतलब मास चेंज नहीं होता टेम्परेचर के साथ, तो मोलैलिटी विल रिमेन सेम। तो यहाँ कहा है मोलैलिटी इज मोर एक्यूरेट बिकॉज मोलैलिटी डिपेंड ऑन मास विच डू नॉट चेंज विद टेम्परेचर। क्लियर। यहाँ बात करें कंसंट्रेशन की, तो 1 कैपिटल एम में क्वेश्चन आता है 1 कैपिटल एम या फिर 1 स्मॉल एम, किसकी कंसंट्रेशन हाई होती है। देखो 1 स्मॉल एम तो आप समझ जाओ इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है 1 मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपके नंबर ऑफ 1 मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व होते हैं 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के अंदर ऑलरेडी अगर 1000 ml सॉल्यूशन है तो उसके अंदर ऑलरेडी पहले से ही 20 ml आपके सॉल्यूट है, ठीक है ना। और यहाँ पर अब कितना रह गया, 980 ml आपका पानी है, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पर कंसंट्रेशन की बात करें तो यहाँ तो प्योर सॉल्वेंट होते हैं, तो यानी ये कंसंट्रेशन लो है, कम कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन का मतलब 1 स्मॉल एम सॉल्यूशन हैज 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 ग्राम या फिर 1000 ml ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पानी को 1000 ml 1000 ग्राम के इक्वल माना गया है। पानी की डेंसिटी जो होती है वो 1 ग्राम पर ml होती है। इन केस ऑफ दिस, यहाँ देखा जाए तो 1 मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन विच इज द वॉल्यूम ऑफ बोथ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फीकापन यहाँ पर कम है और गाढ़ापन ज्यादा है, ठीक है ना, 980 ml। यहाँ पानी ज्यादा है, पानी जहाँ ज्यादा होता है वहां कंसंट्रेशन कम होती है। सिंपल सी बात, राइट हैंड साइड में पानी ज्यादा है, जहाँ पानी ज्यादा है वहां कंसंट्रेशन कम होती है, और जहाँ पानी कम होता है वहां कंसंट्रेशन हाई होती है, ठीक है। तो इनमें से क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है विच इज मोर कंसंट्रेटेड, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन है वो तो इसी हमारी लिस्ट में चलते रहेंगे, तो हम लगातार अपनी जो एक नजर है वो यहाँ भी रखेंगे, इसके न्यूमेरिकल पे भी रखेंगे, तो इस पे स्पेशल ध्यान देना है आपको। चलो आ जाते हैं नॉर्मेलिटी के बारे में, ये भी वही नॉर्मेलिटी बता रहा है अपनी, ठीक है ना। इसी तरीके से ये डेसी नॉर्मल सेंटी नॉर्मेलिटी ये बताया गया है, न्यूमेरिकल वही है जो अभी हमने किए हैं, ये फॉर्मूला भी वही है N/M=F, ठीक है। तो अब हो गए यहाँ आपका ये इतना पोर्शन खत्म। जल्दी से एक बार हम एक्सरसाइज पे जो है इसकी जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन पे भी अब दिमाग लगाते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, 5 मिनट मेरे हिसाब से 5 या 7 मिनट लगेंगी ये सारे क्वेश्चन खत्म करने में। कैलकुलेट मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड प्रेजेंट इन इतने ग्राम ऑफ बेंजीन। देखो इथेनोइक एसिड और बेंजीन ये अलग अलग है, ये आपका सोल्यूट है और ये आपका सॉल्वेंट है। तो बड़ा सिंपल यार, आप चाहो तो सोल्यूट सॉल्वेंट दे ही रखे हैं, मोलर मास आपको एग्जाम में गिवन होगा, मोल फ्रैक्शन निकल गया। मोल फ्रैक्शन आप इथेनोइक एसिड का निकालोगे तो नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेनोइक एसिड, नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेनोइक एसिड प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन, तो सभी आपको ग्राम में दे रखे हैं, तो मोलर मास ही डिवाइड करने हैं, गेम ओवर। मोलैलिटी की बात की जाए तो यहाँ पर सॉल्वेंट आपका बेंजीन है, तो घबराने की बात है ही नहीं, फिर तो आपका सीधा सीधा मोलैलिटी जो है वो क्या निकल गया, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट कितना है भाई 2.45 डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास किसका इथेनोइक गैस 60 डिवाइड बाई 60 डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट 75 ग्राम है, इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से ताकि ये केजी में आ जाए, गेम ओवर, खत्म। ये अगला क्वेश्चन जो है ये एनसीईआरटी का, इसमें सारे जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी और आउट ऑफ एनसीईआरटी मिक्स करके दे रखे हैं। मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी निकालो, अगर 5 ग्राम 450 ml है, जब सारी चीजें दे ही दी तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी आपकी, मोलैरिटी जो होगी वो होगी नंबर ऑफ मोल जो कि है 5 ग्राम ऑफ NaOH होता है 40 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर यानी 450 डिवाइडेड बाई 1000, गेम ओवर, खत्म, ठीक है। NaOH है तो इसकी नॉर्मेलिटी के लिए F फैक्टर 1 हो जाएगा,
खुद कैलकुलेट करके देखो, बहुत आसान है। ठीक है, तो आगे चलें। तो ये भी आपका एनसीईआरटी है। 20% बोल दिया इथाइलिन अल्कोहल, तो समझ जाओ 20 ग्राम आपका इथाइलिन ग्लाइकोल है और बाकी 100 ग्राम इसका सॉल्यूशन है। तो मोल फ्रैक्शन निकालने हैं। अब जो बच गया 80 ग्राम, वो तो आपका पानी हो गया ना। ओके, तो मोल फ्रैक्शन निकल गया इसका। मोल फ्रैक्शन इथाइल अल्कोहल इथाइलिन ग्लाइकोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, नंबर ऑफ मोल इथाइलिन ग्लाइकोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। तो मास इन ग्राम है, उसको मोलर मास से डिवाइड कर दो, सभी में दे ही रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो है, ये भी आपके एनसीईआरटी का। मोलरिटी निकालो 30 ग्राम इतने लीटर सॉल्यूशन। बस आपको मोलर मास एग्जाम में अगर वो गिवन दे दे, जो कि 291 होता है एक्यूरेट, तो डिवाइड करोगे तो आपका सिंपल आंसर निकल जाएगा इसका। ये भी आसान है, एनसीईआरटी का ही है। मास परसेंटेज बताया गया है किसका, कार्बन बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो यहाँ पर मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे भाई, दोनों की जब मास ही बता दिया तो 22 अपॉन में टोटल इंटू में 100 आ गया मास परसेंटेज बेंजीन का। 22 अपॉन में इन दोनों को ऐड कर दो तो टोटल हो जाएगा इंटू में 100 में से माइनस करोगे दूसरे वाले का आ गया। अगला है कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। मोल फ्रैक्शन निकालना है 30%। परसेंट वाले क्वेश्चन में शुरू से बोल रहा हूँ, खास है। 30% बाई मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी ये 30% बाई मास किसका है? बच्चे सोचते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, नहीं, ये 30% बाई मास है बेंजीन। इन इसको डाला गया है कार्बन टेट्राक्लोराइड में, तो ये 30 ग्राम किसका हो गया? बेंजीन का हो गया। ये एनसीईआरटी की ट्रिक है। ये 30 ग्राम बेंजीन का हो गया और जो बचा 70 ग्राम वो कार्बन टेट्राक्लोराइड का हो गया। अब आपका क्वेश्चन हो गया आसान। मोलर मास गिवन हो तो 2 मिनट में खेल खत्म। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा खास है, तो इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मास ऑफ यूरिया बताना है 2.5 kg में 0.25 आपका मोलल एक्वस सॉल्यूशन है। ये एक्वस का मतलब पानी है। ठीक है भाई, अब देखो मोलल पता लग गया तो आप एक काम करो, पहले तो 0.25 मोलल यानी मोलैलिटी, तो मोलैलिटी इज इक्वल टू n अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये निकाल लो। मोलैलिटी 0.25 है। यहाँ n के बारे में कैसे पता लगेगा भाई? n यहाँ से आप इसका नंबर ऑफ मोल, अच्छा तो उन्होंने मास ऑफ यूरिया पूछा ही है तो फिर तो टेंशन की बात नहीं, आप इसको ऐसे ही कर दो यार। ये इतनी आसान क्वेश्चन को तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। मोलल मींस दैट क्या मतलब है इसका? 0.25 मोल ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी पानी। सॉल्वेंट एक्वस बोल दिया ना, तो पानी है वो। तो इतना ग्राम यूरिया, इतने ग्राम, इतना मोल ऑफ यूरिया इतने ग्राम पानी में। अब जल्दी से इस मोल का जो भी आपके पास मोल आया 0.25 मोल, तो नंबर ऑफ मोल का सेटअप लगा के नंबर ऑफ मोल 0.25 है, मास इन ग्राम निकालना है। मोलर मास हमें पता करना है यूरिया का, जो कि 60 होता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा इसका 15 ग्राम। अब 15 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट है और 1000 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट है, दोनों को ऐड करना भाई एक बार, तो ये हो गया आपका 1015 ग्राम सॉल्यूशन क्लियर हैज कितना? 15 ग्राम ऑफ यूरिया। तो वो यही पूछ रहा है, तो कि इतने ग्राम सॉल्यूशन में इतना यूरिया है, तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। तो बताइए 2.5 किलोग्राम में कितना होगा? 2.5 किलोग्राम का मतलब है 2500 ग्राम में कितना यूरिया होगा? तो 15 अपॉन में 1015 मल्टीप्लाई बाई 2500, सीधा आंसर निकल गया आपका रफली 37 ग्राम। इतना होगा, खत्म, बिल्कुल नॉर्मल। मैंने तो सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखी थी जिससे सारा जवाब मिल गया। इसका मतलब क्या होता है? मोलल, ठीक है ना, मोलैलिटी, उससे सारा जवाब मिल गया। ये देखो सॉल्यूट का जवाब आ गया, सॉल्वेंट था ही, दोनों को मिक्स कर दो, सॉल्यूशन हो गया। इतने सॉल्यूशन में इतना ग्राम यूरिया होता है, तो फिर इतने ग्राम सॉल्यूशन में कितना होगा? आंसर आ गया। क्लियर, आसान था। आगे चलें तो हम ये वाला पोर्शन भी अगेन KI का है परसेंटेज। भाई ये इसका ग्राम में आ गया और ये इसका टोटल सॉल्यूशन का ग्राम में आ गया। माइनस कर दो तो ये आपका पानी का भी ग्राम में आ गया। मोलैल डेंसिटी दे रखी है, तो इससे आप मास ऑफ
सॉल्यूशन और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी निकाल सकते हो, जैसा कि अभी हमने किया था। तो इसमें भी अगर किसी को डाउट हो मुझे बता देना। ये और भी आसान है, ये 10% दे रखा है लेवल। 10% का मतलब भी वही हो गया, 10 ग्राम ग्लूकोज हो गया, 100 ग्राम सॉल्यूशन हो गया, 100 ग्राम 90 ग्राम पानी हो गया। अब इससे आप मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी और मोलैरिटी तीनों निकाल सकते हो बड़े आराम से। ये क्वेश्चन जो था ये भी एनसीईआरटी का है, डीएवी ने इसी क्वेश्चन को प्री बोर्ड में दे दिया था। इतने ग्राम ऑफ इतना परसेंट, इतने ग्राम ऑफ 40% दे रखा है, दोनों को मिक्स कर रहा है, तो बताओ टोटल रिजल्टेंट सॉल्यूशन की परसेंटेज, मास परसेंटेज क्या होगी। तो देखो इन्होंने क्या करा, पहले तो दोनों ग्राम है ना, इनको पूरे को ऐड करके 700 ग्राम सॉल्यूशन का वॉल्यूम सेट कर लिया कि टोटल सॉल्यूशन जो है वो 700 ग्राम है। एक काम खत्म, डिवाइड बाई 700। अब बात करा इसकी सोल्यूट की अमाउंट निकाल ली, इसका परसेंटेज इतना बना, इसका परसेंटेज इतना बना, दोनों को ऐड कर दो तो टोटल सोल्यूट ये आ गया, टोटल सॉल्यूशन ये आ गया। दोनों को डिवाइड इनटू 100, आंसर इज दिस। क्लियर? ठीक है। एंटी फ्रीज जो है वो इथाइलिन ग्लाइकोल है और इसका अमाउंट इथाइलिन ग्लाइकोल इतना ग्राम, इथाइलिन ग्लाइकोल इतना ग्राम पानी दे रखा है। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, अगर डेंसिटी दे रखी है, देखो डेंसिटी दे रखी है तो मास ऑफ सॉल्यूशन और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आसानी से निकाल सकते हो आप। ये भी हमारी नोट्स का ही क्वेश्चन है और ये भी हम कर चुके हैं। कोई कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेरी हो तो वही पूछना। ये एक कार्सिनोजेनिक होता है क्लोरोफॉर्म, ये पीपीएम से रिलेटेड है। तो 15 ppm इसने बाई मास दे रखा है, तो उसका मतलब क्या हुआ? 15 ppm का सिंपल मतलब है 15 ग्राम आपका क्लोरोफॉर्म है और पार्ट पर मिलियन, यानी 1 मिलियन, 1 मिलियन का मतलब होता है 6 जीरो में से 15 को माइनस कर दो, 9,99,985 इतना ग्राम आपका सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन है और ये सॉल्यूट है। अब आप बड़े आसानी से, जो भी ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है ये, मोलैलिटी पूछ रहा है, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी के लिए किसकी जरूरत होती है हमें? सॉल्वेंट की। तो सॉल्वेंट के लिए सेटअप बना लो भाई। ये देखो मोलैलिटी इज इक्वल टू n अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा 15 अपॉन में मोलर मास कितना है इसका 119.5 डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ये मास ऑफ सॉल्वेंट हम निकाल के हटे हैं 9,99,985, लेकिन ये तो ग्राम में है तो 1000 से डिवाइड कर दो। दिस इज योर कैलकुलेशन एंड दिस इज योर मोलैलिटी। कुछ रीजनिंग क्वेश्चन है जैसे हाउ मोलैलिटी एंड मोलैरिटी डिफरेंट, कैसे डिफरेंट है भाई? ऐसे डिफरेंट है, और इससे बड़ा डिफरेंस क्या बताऊं मैं एक सर्कल में। अच्छा अगला क्वेश्चन, हाउ मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन चेंज विद टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पर मोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्यों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। व्हेन एंड व्हाई मोलैलिटी प्रेफर ओवर मोलैरिटी। मोलैलिटी को ही क्यों प्रेफर करते हैं मोलैलिटी की? क्योंकि ये ज्यादा एक्यूरेट है, इट डज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, ठीक है ना, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर। ओके ये क्वेश्चन भी बड़ा आसान है। डेंसिटी ऑफ लेक वाटर, जो लेक वाटर उसकी डेंसिटी 3 दे रखी है, उसके अंदर इतना ग्राम सोडियम Na पॉजिटिव है, ठीक है। कैलकुलेट मोलैलिटी, बताइए क्या होगी। तो देखो मोलैलिटी अगर इसकी अगर आप निकालो तो फिर से हमारे सामने वही टारगेट सेट आएंगे, n अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो एक एक करके चेक करो, क्या आपके पास n है? हाँ जी आपके पास n है। स्मॉल m यानी 92 ग्राम, मोलर मास इसका 23 होता है, लो 4 से कैंसल, डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, उन्होंने पहले ही बोल दिया पर केजी ऑफ वाटर, तो 1 है। तो आंसर है 4/1 यानी 4 मोलल, ये आंसर हो गया, सिंपल। ये एस्प्रिन जो कि सरदर्द में यूज करते हैं, और एसिटोनाइट्राइल, इसमें कहाँ है मास परसेंटेज बताओ। तो भाई देखो 6.5 डिवाइडेड बाई टोटल, दोनों का सम, ये आ गया इंटू 100 आ गया मास परसेंटेज। कैलकुलेट, ये लास्ट क्वेश्चन है, और जिन बच्चों ने अब तक पेशेंस बनाए हैं ऑसम, नाइस। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड, जो कि ये है, रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग इतने ml और इतने मोलैरिटी सॉल्यूशन इन मीथेनॉल, मीथेनॉल में, ठीक है ना। तो अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड बतानी है आपको। चलो खेलते हैं। अमाउंट ऑफ बेंजोइक यानी स्मॉल m बताना है। कैसे खेलोगे भाई? मोलैरिटी देख ली मैंने, तो मोलैरिटी, तो मोलैरिटी
इज इक्वल टू n अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। n क्या है? n भी गिवन है ही नहीं, बस इतने मोलरिटी को मैंने यहाँ लिख दिया 0.15। n का कोई अता पता नहीं है, मास अपॉन में मोलर मास लिख देता हूँ। मोलर मास बेंजोइक एसिड का कितना है? 122 हो गया। क्लियर? डिवाइडेड बाय कितने? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है 250 डिवाइड बाई 1000। अब तो क्लियर हो ही गया होगा यार, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और आपका आंसर आ जाएगा 4.575 ग्राम, जो कि इन्होंने दे रखा है। कोई भी किसी से रिलेटेड क्वेरी हो तो मुझे बताइए। आपका पहला लेक्चर जो है ये होता है खत्म। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास। कैसे भी कोई प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप पे शेयर करना, अगली क्लास में बिल्कुल डिस्कस करेंगे, नो डाउट। और लगातार अपनी एक नजर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लगातार अपनी एक नजर अपने इन नोट्स पे जरूर रखना। कुछ बच्चों ने कहा है कि सर हमें वो जो दूसरे नोट्स थे उनसे ज्यादा टॉपर नोट्स थे, वो हमारे नोट्स अच्छे लगे, जैसे इस बच्चे के टॉपर नोट थे, तो उन्होंने कहा है कि इनसे ज्यादा अच्छे हमें अपने नोट्स लगे हैं। तो अगर आप अपने की प्रैक्टिस करवाओगे तो जल्दी से हम कैप्चर कर पाएंगे और कंफ्यूज भी बहुत कम होंगे। तो इसीलिए मैंने स्पेशल इसकी जीरोक्स करवाई अच्छी तरह से, ताकि क्लियर दिखाई दे। और यहाँ तक हमने नॉर्मलिटी तक इसको कर दिया अब खत्म। जितने भी न्यूमेरिकल आप बीच में आप देखोगे वो सारे हम डिस्कस करते आए हैं एक एक। ये इथाइलिन ग्लाइकोल डिस्कस हो गया है, ठीक है ना, ये ग्लूकोज का जो 10% ये डिस्कस, तो वो सारे ऑलरेडी डिस्कस है। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास, टेक केयर। मिलते हैं अगली क्लास में लेक्चर सेकंड के साथ।